हेलो दोस्तों। इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, कहता है कि माइक्रोवेव ओवन के कार्य करने में क्या शामिल होता है। तो ए ऑप्शन, पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण। तो माइक्रोवेव ओवन के कार्य करने में पदार्थ द्वारा सूक्ष्म तरंगों का अवशोषण शामिल होता है। सूक्ष्म या माइक्रो तरंग के स्रोत विशेष प्रकार के इलेक्ट्रॉन जो है नलिकाओं जैसे मैग्नेट्रॉन तथा क्लाइस्ट्रॉन है। सूक्ष्म या माइक्रो तरंग का उपयोग कृत्रिम भू उपग्रह द्वारा संचार प्रणाली में, रडार संचार में, टेलीविजन संचार में, माइक्रो ओवन में किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में ये तरंग उन्हीं खाद्य पदार्थों को गर्म करता है जिसमें जल होता है। कहता है नेक्स्ट देखिए, कथक OH क्रियात्मक समूह वाला यौगिक है। 32 का होगा ए, यानी 1,2 एथेन डाइऑल। 1,2 एथेन डाइऑल में OH क्रियात्मक समूह पाया जाता है। ठीक है। कीटोन का जो क्रियात्मक मूलक होता है ये होता है C डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक है। फिर देखिए ईथर का जो होता है ये होता है O R डैश R। ठीक है। नेक्स्ट 33 नंबर है कि हमारी भोजन संबंधी आदतों में होने वाला जो है इनमें से कौन सा परिवर्तन हमारे पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित करेगा। तो सी ऑप्शन। तो देखिए हमारी भोजन संबंधी आदतों में होने वाला मांस एवं पशुजनित उत्पादों का त्याग करना परिवर्तन हमारे पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित करेगा। औद्योगिक मांस विश्व स्तर पर वनों की कटाई का सबसे बड़ा कारण है। फिर है कि जंगलों की साफ करके, आवासों को नष्ट करके और जब पशु भोजन उगाने के लिए जहरीले कीटनाशकों का उपयोग करके औद्योगिक मांस हजारों प्रजातियों के विलुप्त होने में योगदान दे रहा है। इनमें से कौन सी विधि जो है खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपरदन को रोकती है या कम करती है। तो यह होगा ए, बगीचे के लिए बाढ़ के रूप में वृक्षों या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना। बगीचे के लिए बाढ़ के रूप में वृक्षों या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपरदन को रोकती या कम करती है। पवन अपरदन हवा द्वारा मिट्टी के परिवहन और निक्षेपण की जो है प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है। मृदा अपरदन के कारण जो है निर्विनीकरण, अत्यधिक पशुचारण, जलीय अपरदन, वायु अपरदन, हिमानी अपरदन, झूम कृषि और भूस्खलन अपरदन आदि देखे जाते हैं। मृदा के अध्ययन को विज्ञान में जो है पेडोलॉजी कहा जाता है और मृदा में उर्वरता के ह्रास को ही जो मृदा अवकर्षण कहते हैं। तथा यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 35 का होगा बी, त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसके प्रभाव के कारण त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। ओजोन परत समताप मंडल में पाए जाते हैं। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित कर लेता है। ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को बचाता है। यदि ओजोन परत क्षरण हो जाए तो ये पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ जाएंगे तथा त्वचा कैंसर जैसी हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करेंगे। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। कहता है कि यदि दर्पण के परावर्तक के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार क्या है। 36 का होगा सी, अनंत उत्तल दर्पण। यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु अनंत और उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण द्वारा जो है आपको प्रतिबिंब जो है फोकस पर आभासी सीधा आकार में बहुत छोटा। ठीक है। जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर आभासी सीधा आकार में बहुत छोटा ठीक है, आवर्धन जो होगा <+1 हो जाएगा। अब देखिए जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी स्थित हो तो प्रतिबिंब P और F के बीच सीधा आभासी आकार में छोटा तथा आवर्धन जो है <=
m जो है लेस देन +1 होता है। देखिए कहता है कि क्या x गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? तो सी ऑप्शन। तो देखिए नहीं, x गुणसूत्र वाले शुक्राणु और y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता नहीं होती है, क्योंकि उनके आकार या गतिशीलता जो है में कोई अंतर नहीं होता है। एक्स और वाई गुणसूत्र मनुष्यों में लिंग निर्धारण में शामिल होता है। एक्स गुणसूत्र एक सेक्स क्रोमोसोम गुणसूत्र है जो मादा में जोड़ा जाता है और नर में एकल होता है। वाई गुणसूत्र जो है केवल पुरुष में पाया जाता है। एक्स गुणसूत्र वाई गुणसूत्र की अपेक्षा बड़ा होता है। एक्स गुणसूत्र में वाई गुणसूत्र की अपेक्षा अधिक जीन होते हैं। ठीक है, एक्स गुणसूत्र पूरे मानव जीनोम के 5% का प्रतिनिधित्व करता है। कहता है कि तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा कितने में एक बार बदलेगा? और इसका एक कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण। तो तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण में एक बार बदलेगा। हाल ही में चर्चा में रहा डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरी दुर्गा प्रणाली को किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो ये DRDO। तो हाल ही में चर्चा में रहा डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरी दुर्गा प्रणाली को DRDO द्वारा लॉन्च किया गया है। यह प्रणाली लक्ष्य को नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के लिए लेजर, माइक्रोवेव या कण किरणों का उपयोग करती हैं, जो पारंपरिक हथियारों की तुलना में लाभ प्रदान करती हैं। दुर्गा 2 स्वदेशी लेजर हथियार है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने जो हाल ही में भारत में उम्र के बढ़ने के अनुसंधान का समर्थन करने के लिए लॉन्गेविटी इंडिया पहल शुरू की। कहना कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, विश्व का पहला एशियाई राजगिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये होगा गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वन प्रभाग के जो है केपियरगंज रेंज में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। यह अभूतपूर्व सुविधा वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह एशियाई किंग वल्चर, जिसे लाल सिर वाले गिद्ध के रूप में जाना जाता है, के लिए दुनिया का पहला समर्पित संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। 7 सितंबर 2024 को भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 41 का सी तुहिन कांता पांडे। तो भारत सरकार ने 7 सितंबर 2024 को तुहिन कांता पांडे को नया वित्त सचिव नियुक्त किया है। कहता यह जो है निर्णय टीवी सोमनाथन की कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्ति के बाद लिया गया है, जिससे वित्त भूमिका के लिए एक रिक्ति हुई। कहता है कि किस मैथिली साहित्यकार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? 42 का सी रिंकी झा। तो मैथिली साहित्यकार रिंकी झा को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। मैथिली की कवियत्री रिंकी झा को उनके कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। कवि एक कथाकार डॉक्टर नारायण जी को बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। हिंदी साहित्यकार संजीव को उनके पुस्तक मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। कहता है कि पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वज ले जाने के लिए किसे चुना गया? तो यह बी तीरंदाजी हरविंदर सिंह और धावक प्रीति पाल। तो स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाजी हरविंदर सिंह और धावक प्रीति पाल को पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वज ले जाने
के लिए चुना गया है। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने 29 पदक जीता। कहता है कि 2024 में यूएस ओपन में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? आरियाना साबालेंका। तो बेलारूस की आरियाना साबालेंका ने महिला एकल खिताब जीतकर अपना पहला अमेरिकी ओपन चैंपियनशिप जीता। कहता है कि प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा जो है किस देश से होकर नहीं गुजरेगी? 4580 उज्बेकिस्तान। तो प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ये उज्बेकिस्तान से होकर नहीं गुजरेगी। प्रस्तावित जो है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा ये भारत से ईरान, अजरबैजान होते हुए रूस तक 7200 किलोमीटर लंबा मार्ग है। फिर कहता है कि चाबहार बंदरगाह ईरान में है और बाकू बंदरगाह अजरबैजान में है और मरमस्क बंदरगाह ये रूस में है। मरमस्क बंदरगाह कहाँ है? रूस में। इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो 46 का होगा बी, मिशेल बार्नियर को। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मिशेल बार्नियर को 5 सितंबर 2024 को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करके एक महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था? 47 का बी, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने सरकार द्वारा जो की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति ने वर्धा में 14 जुलाई 1942 को रखा गया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तथा गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था। जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में लिखा, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए जो व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान, जहां गांधी जी ऐतिहासिक सम्मेलन में महात्मा गांधी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूं, करो या मरो, जिसका अर्थ था कि भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर ढंग से प्रयत्न करे। 1867 में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित खालिस्तान धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। यह है प्रार्थना। 1867 में बॉम्बे यानी मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित प्रार्थना समाज धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे ने की है। प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरणा स्रोत केशव चंद्र सेन थे। प्रार्थना समाज के सिद्धांत और विचार भी ब्रह्मा समाज के अनुरूप ही थे। इससे जाति प्रथा की समाप्ति, विधवाओं के पुनर्विवाह, नारी शिक्षा को बढ़ावा, बाल विवाह के अंत आदि के पक्ष में जो है प्रभावपूर्ण आवाज़ उठाई। 1928 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। 1875 में दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। 1875 में ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने महाराष्ट्र में निम्न जातियों के कल्याण के लिए 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। कहता है कि गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए खालिस्तान में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी। तो देखिए गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। दलित वर्गों के आंदोलन के सर्वप्रथम नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। गांधी जी ने वर्ष 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की तथा 30 मई 1910 को अपने जर्मन सहयोगी शिल्पकार
कालेन बाख की मदद से लियो टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की और यहीं रहने लगे। दलित वर्गों को पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू किए। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से 24 सितंबर 1932 में गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर के मध्य पुनः पैक्ट हुआ। 24 सितंबर 1932 कहता पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्योहार पर फहराते हैं? 50 का सी, स्वतंत्रता दिवस। तो पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय त्योहार पर फहराते हैं। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रति वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी की विचारधारा को महत्व देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा की जनरल असेंबली ने 15 जून 2007 को गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दासता का एक नया घोषणा पत्र, अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में वर्गीकृत किया था? ई ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का एक नया घोषणा पत्र, अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में वर्गीकृत किया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था, यह अनेक बैंकों वाली इंजन रहित गाड़ी है तथा जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा। फिर कहा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत उड़ीसा तथा सिंध का सृजन हुआ। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा जो है विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथककरण की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु विधान परिषद की स्थापना की गई। 1853 के चार्टर के अधीन 1854 में 6 सदस्यीय विधायिका परिषद की स्थापना किया गया। इस प्रकार भारत में 1854 ईस्वी से संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुआ। भारत शासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट अधिनियम के द्वारा जो है अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को पंडित मोतीलाल नेहरू ने बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा था। नेक्स्ट है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने खाली स्थान में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। तो 1876 सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ के संस्थापक तथा आनंद मोहन बोस इसके सचिव थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया। लीटन ने सिविल सर्विसेज एक्ट 1878 के द्वारा भारतीयों को इस सेवा में प्रवेश करने से रोकने का प्रयास किया। इंडियन एसोसिएशन ने सिविल जो है सर्विसेज में उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करने का जो है अखिल भारतीय स्तर पर जो है विरुद्ध भारत में सर्वप्रथम किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता।
किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था? तो 1919 से 1922 1919 से 1922 अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की प्रथम बैठक की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। 1919 में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में 1920 में हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। अंतिम रूप से नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में अनुमोदन किया गया। अखिल भारतीय खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। फिर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया था। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही असहयोग का प्रस्ताव पारित किया था। फिर कहता है कि 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से फरार हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार लोकनायक जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से 9 नवंबर 1942 को रामानंद सिंह, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद्र गुप्त और शालिग्राम सिंह के साथ भागने में सफल रहे। मार्च 1943 में आज़ाद दास्ता के अखिल भारतीय केंद्र और बिहार प्रांतीय कार्यालय का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल में किया गया। मई 1943 में जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, कार्तिक प्रसाद सिंह, ब्रजकिशोर सिंह, श्याम सुंदर, वैद्यनाथ झा को अचानक नेपाल सरकार द्वारा गिरफ्तार करके हनुमान नगर जेल में रखा गया। सरदार नित्यानंद सिंह और सूरज नारायण के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का एक जत्था हनुमान नगर जेल से जयप्रकाश नारायण और कुछ अन्य बंदियों को छुड़ा लिया था। ओडिशा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बालांगीर जिले किस खनिज के लिए खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यह है बॉक्साइट। ओडिशा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, बालांगीर जिले बॉक्साइट खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। इसमें पाए जाने वाले लोहांश के आधार पर यह सफ़ेद, गुलाबी या लाल रंग का हो सकता है। यह टर्शियरी काल की संरचना में पाया जाता है। यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों व पर्वत श्रेणियों के साथ साथ तटीय भागों में पाया जाता है। इसका उपयोग रासायनिक उद्योग, अपवर्तक, सीमेंट, इस्पात और पेट्रोल उद्योग में किया जाता है। राजस्थान के अलवर, झुंझुनू, खेतरी, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर जिले तांबा खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक एक हल्का खनिज है। यह आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में परतों के रूप में पाया जाता है। चूना पत्थर के उत्पादन में क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। कहता है कि रेड सैंडर्स नामक स्थानिक वृक्ष प्रजाति इनमें से किस भारतीय भौतिक विभाजन तक सीमित है? तो यह है पूर्वी घाट। रेड सैंडर्स लाल चंदन नामक स्थानिक वृक्ष की प्रजाति पूर्वी घाट तक सीमित है। रेड सैंडर्स प्रजाति जो पटरोकार्पस सेंटलिनस परिवार की एक भारतीय स्थानिक वृक्ष प्रजाति है, जिसकी पूर्वी घाट में एक सीमित भौगोलिक सीमा है। यह प्रजाति आंध्र प्रदेश के विशिष्ट वन क्षेत्रों के लिए स्थानिक है। रेड सैंडर्स आमतौर पर लाल मिट्टी और गर्म एवं शुष्क जलवायु के साथ चट्टानों तथा पर्वतीय भूमि पर उगते हैं। रेड सैंडर्स को पूरे एशिया में, विशेष रूप से चीन और जापान में सौंदर्य प्रसाधन एवं औषधीय उत्पादों के साथ साथ फर्नीचर, लकड़ी के शिल्प तथा संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। कहता है कि पैंथालसा शब्द किससे संबंधित है? ए ऑप्शन महासागर।
पैंथालसा शब्द महासागर से संबंधित है। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। इस बृहद महाद्वीप को उन्होंने पेंजिया नाम दिया। इसके चारों ओर एक बृहद महासागर का विस्तार था जिसे पैंथालसा कहा गया। देखिए, अंतिम जो है ट्रियासिक युग में पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ। कहता है कि इसका एक भाग उत्तर की ओर, दूसरा भाग दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ। उत्तरी भाग जो है लॉरेंशिया तथा दक्षिण भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। फिर है कि अंगारा लैंड टूटने से उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया महाद्वीप का निर्माण हुआ। दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण अटलांटिक महासागर निर्मित हुआ है। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? सी ऑप्शन, उड़ीसा। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। पूर्वी घाट प्राचीन मोरदार वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है। इसका सर्वोच्च शिखर विशाखापट्टनम चोटी जो है झिंडागारा चोटी 1680 मीटर एवं महेंद्रगिरी 1501 मीटर दूसरी सर्वोच्च चोटी है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा पहाड़ी, नागरी पहाड़ी तथा तमिलनाडु में पंचमलाई जो है सेवराय, जवादी तथा सिरुमलाई पहाड़ी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है जो ज्वालामुखी सेलों से निर्मित है। छोटा नागपुर का पठार विस्तार मुख्यतः झारखंड में स्थित है। इसके अलावे दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का जो है पुरुलिया जिला और उड़ीसा का उत्तरी क्षेत्र भी जो है छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में आते हैं। हजारीबाग पठारों की चोटी जो है पारसनाथ हिल छोटा नागपुर पठार की जो है सबसे ऊंची चोटी है। डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। 59 का होगा सी निम्न। तो डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द निम्न दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। भूमध्यरेखीय निम्न वायु दाब पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के पास दोनों गोलार्ध में मुख्यतः 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य है, परंतु यह जो है स्थिति अस्थायी नहीं होती। भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी में हवाओं की गति कम होने के कारण वातावरण शांत रहता है। इसी कारण इसे डोलड्रम अथवा शांति का क्षेत्र भी कहा जाता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का विस्तार दोनों गोलार्ध में 23.5 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। अध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 45 डिग्री उत्तर अक्षांश से आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, दक्षिणी गोलार्ध में 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से अंटार्कटिका वृत्त 66.5 डिग्री साउथ तक है। पवन के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है और कोरियोलिस जो है बल ये विषुवत रेखा पर 0 होता है। अतः किस राज्य में आप काल वैसाखी का अनुभव करेंगे? सी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य में आप काल वैसाखी का अनुभव करेंगे। पश्चिम बंगाल में होने वाली ग्रीष्मकालीन वर्षा को काल वैसाखी कहते हैं। केरल में इस वर्षा को आम्र वर्षा यानी मैंग्रोव शावर कहा जाता है। असम में इस वर्षा को बोडो इचिला, ठीक है, बोडो इचिला कहा जाता है। पूर्वोत्तर में इस वर्षा को नॉर्वेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अक्षांश के समानांतर कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? 61 का होगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए कर्क रेखा ये उत्तरी गोलार्ध, कर्क देखिए यहाँ पे कहता है कि जो मकर रेखा है ये पूर्वी गोलार्ध से सुमेलित नहीं है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी को मकर रेखा कहते हैं।
तो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी को मकर रेखा कहते हैं। यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। फिर कहता है कि अंटार्कटिका का अधिकांश भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका को कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। आर्कटिक वृत्त के क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः यह अत्यधिक शीतल जलवायु वाला प्रदेश है। ठीक है, कर्क रेखा ये उत्तरी गोलार्ध में है, अंटार्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा के दक्षिण में। कहा कि बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के, तो देखिए 62 का हो जाएगा बी, उत्तर पश्चिम। बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। बिहार को 4 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान, दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान जिसे जोन 3A कहते हैं, और चौथा है दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन 3B। उत्तर पश्चिम मैदान यह हिमालय के तराई से प्रारंभ होकर गंगा के समतल मैदान तक पहुंचता है। यह राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। उत्तर पश्चिम मैदान, इस क्षेत्र में मुख्यतः बलुई, दोमट, खादर और जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जोन 1 में 13 जिले आते हैं: सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय। बिहार के उत्तर पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 2 के अंतर्गत 8 जिले शामिल हैं: सुपौल, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया। बिहार के दक्षिण कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3 या जोन 3A और जोन 3B में बांटा गया है। जोन 3A में शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर एवं भागलपुर जिले हैं। जोन 3B में भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, गया, नालंदा और पटना जिले आते हैं। कहता है कि किसी खेल में जीतने की प्रायिकता 0.07 है, तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगा? 1 - 0.07। यह हो जाएगा 390.93 यानी 93/100। ऑप्शन नंबर सी। 600 किलोमीटर की एक हवाई उड़ान में एक वायुयान खराब मौसम के कारण धीमी गति से, ठीक है, चाल दूरी उड़ान के औसत चाल जो है 200 किलोमीटर प्रति घंटा घट गई तथा उड़ान का समय इतना मीटर बढ़ गया। तो देखिए यहाँ पे टोटल दूरी है 600, ठीक मान लेते हैं, टाइम टी लग रहा है, फिर 600 और कहता है कि 30 मिनट, यहाँ पे जो टाइम जो है 30 मिनट बढ़ गया, घंटा में चेंज कर लिए, तो औसत चाल कितना घट गया? 200 घट गया। अब टी का मान यदि आप 1 रखते हैं, ठीक है, टी का मान 1 रखिएगा तो इतना, यहाँ भी 1, तो 60 और 30 90, 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90। ये 60 चला जाएगा ऊपर, 6 × 4 = 36, ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 × 4 = 36, 400, तो 600 में से 400 गया 200, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब 65 में देखिए, यहाँ 3 को क्या लिख सकते हैं? √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो a² + b² प्लस 2ab, ठीक, यानी क्या है? यह है a √2 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट में स्क्वायर है तो कट जाएगा, यानी √2 + 1 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा? तो √2 - 1 हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ बीच में माइनस, यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल 112 हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है ए जो है 50 मीटर क्यूब पर घंटा की दर से एक टंकी को भरता है। पाइप बी को उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं। एक साथ खोले जाने पर वे टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं।
तो देखिए एक साथ तो अकेला भरता है अभी तो 4 घंटे, एक साथ भरते हैं तो 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे ये है आपको समय। तो क्षमता का जो एफिशिएंसी होगा इसका अपोजिट होगा, यानी 2 अनुपात क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 अनुपात 4 हो जाएगा। अब बी की क्षमता 2 है तो ए की क्षमता कितना होगा, ए की क्षमता भी 2 होगा। तो टंकी का कह रहा आयतन। ठीक है, तो ए द्वारा टंकी को भरने में लगा समय, तो ए द्वारा टंकी को भरने में लगा समय क्या हो जाएगा, ए द्वारा, तो ये हो जाएगा 2 बट्टा में टोटल 4 गुना में 50, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे देखिए सॉरी, टंकी का आयतन यदि आप निकालना चाहें, टंकी का आयतन, तो पहले टंकी ए द्वारा टंकी को भरने में लगा समय निकाल लीजिए। क्योंकि ये क्षमता है तो क्या हो जाएगा, तो ए द्वारा टोटल यहाँ पे कितना है 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ए द्वारा टंकी को भरने में लगा समय हो जाएगा 4 गुने 2 बट्टा में 4 माइनस 2, 2 2 कैंसिल, यानी कितना, तो 4 घंटा, यानी ए को कितना लगता है 4 घंटा। तो टंकी का आयतन होगा 4 गुने 50, यानी कितना 200, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कदा सेल के दौरान इतना 1500 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 5% और 12% दो क्रमिक छूट दी जाती वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 1500, अब 5% छूट तो 95%, 12% छूट तो 88%। ठीक है, 88%, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1254, सी ऑप्शन। कहता है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी, फिर कह रहा था ई एफ जी एच क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। तो इस तरह से देखिए ए बी यानी ए ई एफ जी एच, तो चतुर्भुज ई एफ जी एच अनिवार्यता क्या है, तो देखिए किसी भी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बना चतुर्भुज हमेशा एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। कहता है कि एक बटन का माध्य दे दिया गया, उनकी माध्य का दे दिया गया बहुलक, तो बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य, माइनस 2 गुने माध्य, ये हो जाएगा आपको 33 माइनस 17.46, यानी हो जाएगा 15.54, बी ऑप्शन। कह रहा है कि कौन सा एक द्विघात समीकरण नहीं है, तो देखिए यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए रूट के अंदर है x, इसीलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। तो x रूट में नहीं होना चाहिए, x के पावर जो है भिन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके पावर निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।